किडनी फेलियर के पेशेंट को किस तरह से डाइट लेनी चाहिए जिससे उसका क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम बहुत आराम से कंट्रोल हो जाए। क्रिएटिनिन को समझे कि क्रिएटिनिन है क्या, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है। अगर हम उसको देखें कि बॉडी में जाके उस प्रोटीन का मॉलिक्यूल का क्या होता है, जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें एक दिक्कत कॉमन होती है, वो है अनकंट्रोल्ड बीपी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट को किस तरह से डाइट लेनी चाहिए जिससे उसका क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम बहुत आराम से कंट्रोल हो जाए। डाइट से सिर्फ ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती बल्कि आपके लेग पे स्वेलिंग की अगर आ रही है तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं क्रिएटिनिन से। तो क्रिएटिनिन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहले क्रिएटिनिन को समझे कि क्रिएटिनिन है क्या, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो क्रिएटिनिन जो होता है हमारी बॉडी में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी मसल्स बनाती है। मसल्स के मेटाबॉलिज्म में ये क्रिएटिनिन प्रोडक्शन होती है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करता है, यानी वो नॉन वेज ज़्यादा लेता है, एग है, चिकन है, मटन है, या फिर वो दूध की बनी हुई आइटमें ले लेता है, दूध ज़्यादा ले रहा है, दही ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो हम नहीं चाहते कि आपकी बॉडी में प्रोडक्शन बढ़े। तो जितने भी पेशेंट साइंस संजीवनी में आते हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आपने प्रोटीन का इंटेक बंद कर देना है। तो अक्सर पेशेंट पूछता है कि अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे चलेगी। प्रोटीन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है। अगर हम उसको देखें कि बॉडी में जाके उस प्रोटीन का मॉलिक्यूल का क्या होता है तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उसे बॉडी के हिसाब से बनाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड बॉडी करती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, जब उसे डाइजेस्ट करती है। इस मेटाबॉलिज्म के अंदर डाइजेशन के टाइम में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रोटीन से तैयार होता है जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, जो हमें हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो बॉडी में जाकर वेस्ट मटेरियल बनाए बिना प्रोटीन को बनाना शुरू कर दे, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर किडनी फेलियर का पेशेंट अच्छी अमाउंट में राइस, व्हीट लेता है तो उसकी बॉडी में कार्ब्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में जा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और बॉडी क्या करती है, उन कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़कर अपने हिसाब से प्रोटीन बना लेती है और इसमें किसी टाइप का क्रिएटिनिन या वेस्ट मटेरियल तैयार नहीं होता। तो साइंस इंजीनियरिंग में जब भी पेशेंट आता है हम उनको यही कहते हैं कि आप प्रोटीन फ्री में डाइट में जाओ, कि आपने कोई भी नॉनवेज नहीं लेना, आपने कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना, आपने कोई पल्सेस नहीं लेनी। इससे फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट का जो क्रिएटिनिन लेवल होता है बहुत अच्छा तरीके से मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है, वो बढ़ना बंद हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। और यही एक पेशेंट को चाहिए होता है। क्योंकि बॉडी में क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बन रहा है तो कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं अगर हमारे साथ होती हैं तो वो हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो हर किडनी फेलियर पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर उनको फीवर होगा तो मसल्स में आपका क्रिएटिनिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी फीवर होता है तो आपका क्रिएटिनिन एक दिन में सडनली जंप कर जाता है। दूसरी चीज़ है ठंड। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं वो इनटॉलरेंट होते हैं कोल्ड क्लाइमेट को लेकर। ठंड बड़ी जल्दी लगती है। तो अगर आपको ठंड लग रही है, आप शिवर कर रहे हैं, तो शिवरिंग की वजह से आपकी मसल्स में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आपने अपने आप को गर्म रखना है, वार्म क्लाइमेट में रहना है, अच्छे मोटे कपड़े पहने हैं जिससे आपकी बॉडी में शिवरिंग ना हो और आपका क्रिएटिनिन जम ना करे। इसी तरह से अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करता है, बहुत ज़्यादा थकावट करता है, बॉडी पे होती है, तो भी हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जो हमें पेशेंट को मना करनी पड़ती है, वो है विगरस एक्सरसाइज। क्योंकि विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो मसल मूवमेंट ज़्यादा होगी, मसल मूवमेंट ज़्यादा होगी, मसल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और मसल का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्रिएटिनिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो पेशेंट को सब टाइप की विगरस एक्सरसाइज से बचना चाहिए, यानी नो रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग। पेशेंट को एक रिलैक्स लाइफ जीनी चाहिए जैसे एक राजा जीता है। अब जब हमारी बॉडी में जब ये एक्सटर्नल फैक्टर बंद हो जाते हैं तो और हम प्रोटीन का इंटेक कम कर देते हैं तो आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना बंद कर देते हैं, वो स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, वो उस तरह से नहीं बढ़ते जिस तरह से बढ़ने चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो पेशेंट को पता होनी चाहिए अपनी बॉडी के बारे में, क्रिएटिनिन के बारे में। इससे आप बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे क्रिएटिनिन। अब चलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जो चीज़ है उसे बहुत कम किडनी फेलियर के पेशेंट जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है इन कंपैरेटिव क्रिएटिनिन। अक्सर पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मेरे लेवल बढ़ रहे हैं, मेरे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, बट वो कभी भी ध्यान नहीं देते पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम के जो लेवल होते हैं वो 3.5 to 5
के जो लेवल होते हैं ये नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, मगर अगर आपका पोटेशियम बढ़ना शुरू कर देता है तो उससे आपकी बॉडी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं समझाता हूँ। पोटेशियम जब हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यूज़ में है तो हमारी मसल्स को वो पावर दे रहा है, उनको चलने के लिए वो एनर्जी दे रहा है। मगर जब अगर पोटेशियम की अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर फटीक, मसल्स में फटीक, थकावट आनी शुरू हो जाती है। और अगर पोटेशियम का लेवल 7 को क्रॉस कर जाता है तो वो पेशेंट को डायलिसिस इमरजेंसी बेसिस पे करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पेशेंट नहीं करवाता तो पेशेंट को किसी भी टाइम हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो पोटेशियम को कंट्रोल करना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। और हर खाने पीने चीज़ के अंदर पोटेशियम हमारी बॉडी में जा रहा होता है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसने कौन सी चीज़ खानी है जिससे उसका पोटेशियम कंट्रोल में रहे, जो कौन सी चीज़ के अंदर पोटेशियम कम है, कौन सी चीज़ के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो से आप सभी को समझाऊँ कि कौन सी पोटेशियम की चीज़ों में, कौन सी खाने की चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा है और कौन सी खाने की चीज़ों के अंदर पोटेशियम कम है। क्योंकि एक किडनी फेलियर पेशेंट को वेजिटेरियन डाइट लेनी होती है, क्योंकि नॉनवेज सारा बंद हो चुका है किडनी को कंट्रोल करने के चक्कर में। तो हम पेशेंट को जो हमारा मेन डाइट में बचता है वो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और आपकी सीरियल्स। तो वेजिटेबल से स्टार्ट करते हैं। किडनी फेलियर पेशेंट को हर टाइप की ऐसी सब्जियों से बचना चाहिए जो ज़मीन के नीचे लगती है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, शलगम है, ज़मीन के नीचे लगती हैं। इसमें पोटेशियम कुदरती रूप से ज़्यादा होता है, इसलिए ये सारी सब्जियां आपने नहीं खानी। इसी तरह जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है, धनिया है, पुदीना है, इनमें भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आपने इनको पूरी तरह से अवॉइड करना होता है। जो भी सब्जी किसी पेड़ पे, पौधे पे, बेल पे फल की तरह लगती है वो किडनी फेलियर का पेशेंट खा सकता है, जैसे घिया, टिंडा, तोरी, परवल, पैठा, करेला, अपना ककड़ी, खीरा, उसके साथ साथ आपका बैगन, टमाटर, भिंडी, ये सारी सब्जियों के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है, इसलिए आप इसे खा सकते हैं। और साथ साथ एक सब्जी और जोड़ सकते हैं, वो है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। ये आपको हेल्प करेगा आपके पोटेशियम लेवल को कंट्रोल रखने में बिना किसी मेडिसिन के। अब चलते हैं फ्रूट्स में और देखते हैं कि कौन से फ्रूट्स के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। बनाना में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, कीवी, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, कोकोनट वाटर, ये चीज़ें आपने बस फ्रूट्स के सेगमेंट में छोड़नी है। बाकी के जितने भी फ्रूट्स हैं वो किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है, चाहे वो आम हो, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो, चाहे वो चेरी हो, चाहे एप्पल हो, पेयर, कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं। मगर आपने एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि जो आप फ्रूट्स लेंगे उसकी अमाउंट है 1 कप, यानी 1 कप आप आम ले सकते हैं, या आप 1 एप्पल ले सकते हैं, या फिर आप 1 कप चीकू ले सकते हैं, या 1 कप अंगूर। कोई भी चीज़ आप लें मगर उसकी क्वांटिटी को 1 कप से क्रॉस ना करें। अब इसके पीछे अक्सर पेशेंट पूछ बैठता है कि क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ जिसमें लो पोटेशियम है हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो हमारी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमने अपने बॉडी के अंदर फ्रूट्स के अमाउंट को सेट कर दिया 1 कप। अब चाहे 1 कप के अंदर एप्पल और आप ग्रेप्स को मिक्स करके लें, चाहे आप सिर्फ एप्पल लें, वो आपकी मर्जी है, मगर क्वांटिटी को 1 कप ही रखिएगा। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि हम फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं 1 कप जूस। हम जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के उनको जूस का इंटेक मना करते हैं, क्योंकि अगर आप 1 एप्पल का जूस निकालेंगे तो वो थोड़ा सा निकलता है, 4 चम्मच 6 चम्मच थोड़ा सा निकलेगा। मगर अगर आप 1 कप जूस लेंगे इसका मतलब ये कम से कम 4 से 6 एप्पल का पोटेशियम आपकी बॉडी में चला जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसी वजह से फ्रूट जूसेस को मना किया जाता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। आप फ्रूट्स खाइए, बिल्कुल खाइए, बट जूसेस को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम कंसंट्रेटेड अमाउंट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें और होती हैं जिसे हमें पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए छोड़ना पड़ता है। सबसे पहले आता है गुड़। जैसी सर्दियां आती हैं जितने भी पेशेंट होते हैं पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि वो गुड़ और गुड़ की बनी हुई आइटमें खानी शुरू कर देते हैं और उनका पोटेशियम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो गुड़ है ये आप समझिए कि बना कैसे। जो पूरा गन्ना था, गन्ने का जूस निकला, उसे हमने गर्म किया, उसमें जो वाटर था वो निकाला और उसका हमने बना दिया थोड़ा सा गुड़। अगर आप थोड़ा सा गुड़ खाते हैं इसका मतलब ये है कि आपने पूरे गन्ने में जो पोटेशियम था वो थोड़े से गुड़ के अंदर अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया, और जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाता है आपका पोटेशियम एकदम सडनली जंप कर जाता है। तो हमने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। और एक ऐसी गलती आप बताता हूँ जो मैक्सिमम पेशेंट कर बैठते हैं। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें एक दिक्कत कॉमन होती है, वो है अनकंट्रोल्ड बीपी। और अगर हम टीवी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे सॉल्ट आते हैं जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए बताए जाते हैं। वो इसलिए कंट्रोल कर रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड होता है।
जितने भी बीपी को कंट्रोल करने वाले सॉल्ट होते हैं उनमें 85% NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है, और 15% उसमें मिक्स किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। तो अगर कोई पेशेंट अपनी बीपी को मैनेज करने के लिए ऐसे सॉल्ट का यूज़ करता है जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में आ जाता है, मगर पोटेशियम एकदम सडन जंप कर जाता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। कोई नॉर्मल से इंसान लेगा तो उसके बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, मगर अगर किडनी फेलियर का पेशेंट ऐसे सॉल्ट का इंटेक करता है तो पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस कंडीशन बन जाती है। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है। अब सवाल ये उठता है कि किडनी फेलियर पेशेंट को कौन सा नमक खाना चाहिए और कितनी अमाउंट में खाना चाहिए। तो हमें सॉल्ट कुछ इस टाइप का चाहिए जो हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़ाए। तो वो सॉल्ट होता है सेंधा नमक, जिसे हम हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो इसकी आपने लेनी है एक चुटकी। अगर आप एक चुटकी में एक वन पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं अपने खाने के अंदर, एक टाइम के खाने के अंदर, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ नहीं देखा जाता। तो अक्सर डॉक्टर्स जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं, तो डॉक्टर साहब ये भी तो अपना सोडियम क्लोराइड है और सी सॉल्ट है वो भी सोडियम क्लोराइड है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि सोडियम क्लोराइड यानी सी सॉल्ट जो हम परचेज करते हैं मार्केट से, वो जो सॉल्ट होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ NaCl होती है, सोडियम क्लोराइड होती है। मगर जो सॉल्ट हम सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ये नेचुरली अकरिंग सॉल्ट होता है, यानी कहीं किसी पहाड़ के ऊपर कहीं नमक इकट्ठा हुआ, उसकी चट्टान बनी, वो चट्टान को तोड़कर जो नमक बनाया जाता है। क्योंकि नेचुरल अकरिंग सॉल्ट होता है, इसमें कुदरती रूप से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके रखते हैं, वो उसको उतना नहीं बढ़ने देते जितनी अमाउंट में सी सॉल्ट बढ़ाता है। तो जितने भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, वो चाहते हैं उनका ब्लड प्रेशर उस तरह से शूट अप ना करे, बहुत तेज़ी से ना बढ़े, इसलिए उनको सेंधा नमक यानी जो व्रत में हम नमक खाते हैं वो एडवाइस किया जाता है, जिससे उनका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे, लेग में स्वेलिंग ना आए, ब्लड प्रेशर ना बढ़े और किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को ना सहनी पड़े। अब चलते हैं फ्लूइड, यानी पानी कितना हमें इनटेक करना है एक दिन में किडनी फेलियर के पेशेंट को। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर डॉक्टर की एक अलग अलग राय होती है। कोई कहता है आप आधा लीटर पियो, कोई कहता है आप 1 लीटर पियो, कोई कहता है आप 1.5 लीटर पियो। तो ये एक ऐसा है जो हमें पेशेंट को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने कितना अमाउंट में पानी पीना है, क्योंकि अगर हम सही अमाउंट में पानी नहीं पीते तो पेशेंट के जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखे जाते हैं। उसका रीज़न समझने की अब ज़रूरत हो जाती है। हमारी किडनी को अगर क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर करना है तो उसको चाहिए यूरिन फॉर्मेशन चाहिए, और अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। अगर यूरिन फॉर्मेशन कम होगा तो क्रिएटिनिन बॉडी से कम बाहर जाएगा और आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो पानी की सही इंटेक करना ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि किस तरह से हम पानी को अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप कुछ समझिए कि एक पेशेंट राजस्थान रहता है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, और एक पेशेंट रहता है शिमला। दोनों की पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जो राजस्थान में रहता है उसके पानी ज़्यादा पीना पड़ता है क्योंकि गर्मी है वहाँ पर, और शिमला जहाँ पे वेदर बहुत सूथिंग होता है वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट आपकी ऑटोमेटिक तरीके से कम हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में पानी की अमाउंट सही रहे तो हमें अपनी बॉडी में लगे हुए जो सेंसर्स हैं उनको समझना पड़ता है। हमारे लिप्स, हमारी टंग, ये हमें बताती है कि हमारी बॉडी में कितना पानी है, पानी कम है, पानी ज़्यादा है। तो अगर पेशेंट के लिप्स ड्राई हो रहे हैं, सूख रहे हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, गला सूख रहा है, इसका मतलब है पानी की बॉडी में कमी हो रही है। अगर आपने इसे पूरा नहीं किया आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। तो पेशेंट को 1/2 कप टू 1 कप पानी एक टाइम में पीना होता है। अगर आपकी उससे प्यास नहीं बुझती तो आप थोड़ी देर बाद फिर दोबारा पी सकते हैं, जब तक आपकी लिप पे जो ड्राइनेस है, गले में जो सूखापन है वो चला ना जाए। अगर आप इसे एक्सीड पानी पिएंगे तो भी आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी अभी इतनी काबिलियत नहीं रखती कि वो सारे के सारे पानी को एकदम बाहर कर दे, क्योंकि वो स्लो काम कर रही है। और ये एक्स्ट्रा पानी आपके लेग पे, आपके फेस पे इकट्ठा होता हुआ स्वेलिंग के रूप में देखने को मिल जाता है। तो जितने भी पेशेंट जिनके फेस पे, लेग पे स्वेलिंग आ रही है, उनको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि अपने खाने के अंदर नमक को बंद करना पड़ता है जब तक स्वेलिंग नहीं चली जाए, क्योंकि जहाँ पर नमक होता है वहाँ पर ही पानी इकट्ठा होता है। तो सबसे पहला काम कि हम सॉल्ट फ्री डाइट पे चले जाएंगे जब हमें स्वेलिंग आएगी। दूसरी चीज़ कि हम पानी का इंटेक कम कर देंगे। हम तब पियेंगे पानी जब हमें प्यास लगती है, और उतना ही पियेंगे जितने हमारे होंठ और गला गीला हो जाए, क्योंकि पानी कम पियोगे, पानी को बॉडी से बाहर निकालोगे तो जो स्वेलिंग आपके लेग पर आ रही है, फेस पर आ रही है, वो विदिन 2-3 डेज ऑटोमेटिक तरीके से चली जाती है। साथ साथ हम पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं डायूरेटिक्स, क्योंकि डायूरेटिक ऐसी दवाई है जो आपकी बॉडी में से सॉल्ट और वाटर को दोनों को निकल के
बाहर निकाल देती है और पेशेंट की जो फेस पे स्वेलिंग है, लेग पे स्वेलिंग है, वो डिसिपेयर कर जाती है। पेशेंट का बीपी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। अब चलते हैं सीरियल्स के बारे के ऊपर कि हम कौन सा अनाज खा सकते हैं, कौन सा अनाज हमारे लिए अच्छा होता है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनके लिए 3 अनाज बहुत अच्छे रहते हैं। पहला है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है जौ। इसकी आप कोई भी फॉर्म लीजिए, जैसे अपना गेहूं से क्या बनता है, गेहूं से आपकी सूजी बनती है, दलिया बनता है, आटा बनता है, ब्रेड बनती है, बिस्किट भी बनते हैं। ये जितने भी फॉर्म है आटे की, ये किडनी फेलियर के पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई किडनी लेवल नहीं बढ़ाती। तो आप इसे जितनी चाहें उतनी अमाउंट में ले सकते हैं। इसी तरह से चावल, जो पेशेंट डायबिटिक है उन्हें चावल को अवॉइड करना चाहिए, मगर अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो चावल आप जितनी चाहें उतनी अमाउंट में खा सकते हैं। आपने बस ध्यान क्या रखना है कि इसको रात भर भिगोना है, सुबह उसका जो पानी है वो फेंकना है, जिसे मांड कहा जाता है, उसे डिस्चार्ज कर आप इनटेक करेंगे तो आपको किसी टाइप का नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से जो चावल की दूसरी फॉर्म्स होती है, जैसे पोहा है या चिड़वड़ा है जिसे कहा जाता है, या पफ राइस कहा जाता है, मुरमुरे कहा जाता है, ये किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है। मगर पफ राइस लें तो प्लेन लें, उसको नमक ज़्यादा उसमें इंटेक ना करें, और बिना प्लेन वाला लेंगे उतना अच्छा बेटर रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जौ का आटा बहुत अच्छा देखा जाता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है, तो आप जौ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बस इन्हीं 3 सीरियल्स पर, इन्हीं 3 अनाज पर आप अपने आप को रखें, आपकी बॉडी को किसी टाइप का नुकसान नहीं होगा। तो आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें नोट करें कि नाश्ते में क्या खा सकते हो और लंच में क्या खा सकते हो, लंच में कैसे खाना है और डिनर कैसे खाना है। इसको आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो नाश्ते के बारे में बात करते हैं। नाश्ते में अक्सर हम पोहा ले सकते हैं, दलिया है, उपमा है, अपना साबूदाने की खीर है, या सेवइयाँ जो होती हैं आप वो ले सकते हैं। ये पेशेंट को आप अगर डायबिटिक है तो सॉल्टेड देंगे, हल्के कम नमक के अंदर देंगे, सब्जियों के साथ उसको बनाएंगे। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो आप उसको मीठा भी बना सकते हैं, मगर ध्यान क्या रखना है कि हमने इसके अंदर नमक का प्रयोग कम से कम करना है और दूध का प्रयोग नहीं करना, मिल्क का प्रोडक्ट नहीं डाला। जैसे दूध दलिया नहीं दे सकते या साबूदाना दूध में नहीं बना सकते। ये थोड़ी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास काफ़ी सारी आइटम हो गई जो आप ब्रेकफास्ट में कर सकते हो, साथ साथ आप ले सकते हो ब्रेड ले सकते हो, इसके साथ आप चपाती भी इंटेक कर सकते हो। अब चलते हैं हम लंच और डिनर के बारे में बात करते हैं कि लंच और डिनर में हम क्या ले सकते हैं। तो लंच एंड डिनर के अंदर चपाती एंड राइस तो आपका मेन हो गए, अनाज सीरियल्स हो गए। इसके साथ साथ आपको वो सब्जी लेनी होती है जो पेड़ पे, पौधे पे फल की तरह लगती है, जैसे घिया, टिंडा, तोरी, परवल, पेठा, करेला, बैंगन, टमाटर। ये सारी सब्जियां आप आराम से इंटेक कर सकते हो अपनी चपाती के साथ। जो लोग पराठा लेना पसंद करते हैं वो लोग पराठा भी ले सकते हैं, मगर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप गाजर, मूली और प्याज, ये 3 सब्जियां हैं जो ज़मीन के नीचे लगती हैं, मगर आप उसको ले सकते हो। मगर उसको लेने से पहले आप उसे छोटा छोटा काटेंगे, 2-3 बार उसको साफ़ पानी से निकालेंगे, उसके बाद आप उसको पेड़े में भरेंगे, आटे में डालेंगे। और उसके बाद आपने ध्यान क्या रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा घी तेल इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना। बिना नमक के आपने उसको बनाना है और फिर वो पेशेंट को देना है, पेशेंट आराम से ले सकता है। इसी तरह से हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे अपने डिनर के अंदर कि हमने रोटी सब्जी ले सकते हैं, रोटी सब्जी, सब्जी चावल ले सकते हैं। सब्जियों में ध्यान रखना है कि लो पोटेशियम सब्जियों का हमने प्रयोग करना है। और अगर आपका चाय पीने का मन करता है तो आधा कप चाय सुबह, आधा कप चाय शाम को लिया जा सकता है। साथ में अगर स्नैक्स लेने का मन करता है तो आटे की बनी हुई ब्रेड, आटे की बने हुए बिस्किट्स, और आप ले सकते हैं मुरमुरे ले सकते हैं। अब अक्सर पेशेंट पूछता है कि मैं चाय ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, कॉफ़ी ले सकता हूँ तो नहीं ले सकता। जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है कि कॉफ़ी तो आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, और चाय जो है वो आधा कप सुबह, आधा कप शाम रखिए। और पेशेंट फिर अक्सर पूछ बैठता है कि क्या मैं कौन से स्नैक्स इसके साथ खा सकता हूँ। तो पेशेंट को हम बताते हैं कि जितने भी आपके रोस्टेड स्नैक्स होते हैं, जैसे चिड़बड़ा है या फिर आपके मुरमुरे हैं, ये आप अपनी चाय के साथ ले सकते हैं, मगर उसमें नमक नहीं होना चाहिए। पेशेंट अगर इन चीज़ों को फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ना सिर्फ पेशेंट का बीपी कंट्रोल में रहता है बल्कि उसके जो सारे लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाते हैं। तो अब आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं किडनी फेलियर के बारे में, किडनी फेलियर की डाइट के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रिपोर्ट सीखिए, कुछ पेशेंट के इंटरव्यूज़ को देखिए, फिर हम दोबारा आपसे मिलते हैं।
17 से 2017 में पता लगा। और मेरे को ये पता ऐसे चला पैरों में जब सूजन ज़्यादा होने लगी, तब डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर दिखाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो फिर हम साईं संजीवनी आए, वहाँ हमने दिखाया उनको। 2 मंथ्स की दवाई मैंने ली। मेरा क्रिएटिन था 4.33। अच्छा, अब कितना है? अब कितना था? 2.9 आ गया। यूरिया कितना था? यूरिया 76। अब कितना है? 67। अच्छा, 67। तो अब 2 मंथ्स के अंदर अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस नजर आए? ये है कि पहले थक जाती थी काम करते हुए, अब बिल्कुल थकावट महसूस बिल्कुल नहीं होती है। रेगुलर जो डेली जो काम होता है वो मैं सारा कर लेती हूँ, बिल्कुल मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता। पैरों में जो सूजन था वो बहुत बिल्कुल नहीं है अभी भी। थोड़ा चेहरे पे ये कहते हैं मेरे को, थोड़ा चेहरे पे थोड़ा बहुत है, लेकिन वैसे कुछ भी मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर्स ने जो दवाई दी थी मैं उसी बेस पे चल रही थी और उससे मेरा काफ़ी कम हो गया है। नहीं, साइंस इंजीनियरिंग में कम हुआ ना? हाँ जी। एलोपैथिक मेडिसिन दिखा रहे थे पहले? वहाँ जो दोनों ने दवाई दी थी वो तो पूरा पेज भर के दवाई दिया था। अच्छा। उसको खाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फर्क नहीं आया। डायलिसिस के लिए बोल दिया था? नहीं, डायलिसिस के लिए एक तरीके से बोल रखा था। हाँ, उन्होंने लास्ट यही बोला था कि यही, इससे ज़्यादा कम होने वाला है ही नहीं है। अच्छा। आपका यही रहेगा। और जब मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि ये क्या यही रहेगा या बढ़ेगा, तो उन्होंने ये बोला था बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा। ये चीज़ ज़रूर उन्होंने बोला था, कोशिश भी नहीं की उन्होंने। और पूरा मतलब इतने सारी दवाई लिख के दिया था, दवाई खा खा के मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा चलो 1 महीने खा के देख लेते हैं, शायद कम हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा। तो आपने खुद देखा कि अगर हम सही तरीके से डाइट को फॉलो करते हैं, सही ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, तो पेशेंट की जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं कटे हुए क्रिएटिनिन के रूप में, कि जो लेवल आपके पहले बढ़े हुए थे वो कम होने शुरू हुए। जिन पेशेंट को डायलिसिस बोल दिया जाता है उनको लाइफ टाइम डायलिसिस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी किडनी खुद ब खुद काम करना शुरू करती है, खुद ब खुद फिल्टर करना शुरू करती है। तो अगर आपके लेवल्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मत घबराओ, आपको ज़रूरत है अपनी किडनी पे काम करने की। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने के आगे जाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।